नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं जो त्रिभुजों पे आधारित जितने भी समस्याएं हैं उनको लेके आया हूं। सभी समस्याओं को एक साथ नहीं कर सकते, टुकड़े टुकड़े में हम कुछ क्वेश्चन को लेकर 5-10 क्वेश्चन को लेकर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के प्रश्नों पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हल किए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आते हैं हम एक नए चैप्टर में, एक नए टॉपिक में, वृत्त को लेकर, क्योंकि वृत्त को त्रिभुज से जोड़कर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आज देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमें हल करने चाहिए और कैसे हल करने चाहिए। आज हम क्वेश्चन आपको यहाँ लिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम केवल फिगर बनाएंगे और उसको कैसे हल किया जाता है इसको बताएंगे। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है उसे हल करने में कोई समस्या नहीं होगी, समझने में कोई समस्या नहीं होगी। जिनको अगर क्वेश्चन समझ में ना आए डायरेक्ट, वो हमारा पिछला वीडियो जरूर जाके देखें। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज बना है, ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज की आधार वाली भुजा दोनों तरफ बढ़ाई गई है और ये बहिष्कोण दिया गया है। बहिष्कोण कितने कितने डिग्री दिए हैं? 110 डिग्री, 110 डिग्री और 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो कोण ए पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए क्वेश्चन इतना लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम समझा रहे हैं कि क्या पूछ रहा है। हमें दिया है, अगर यहाँ पे हम मान ले डी और यहाँ पे मान ले ई, तो हमें दिया क्या है? तो गिवन दिया है कोण डी बी ए, कोण डी बी ए बराबर है 110 डिग्री, 110 डिग्री। और कोण ई सी ए, कोण ई सी ए बराबर दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है? कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कोण बी ए सी निकले कैसे? तो इसके लिए हमें अपने पिछले वीडियो में जाना होगा। जैसा कि हम लोगों ने कोण के बारे में अध्ययन किया है, तो कोणों के बारे में मैंने एक कोण बताया था, सरल कोण। सरल कोण में मैंने बताया था कि सरल कोण ऐसा कोण होता है जो किसी रेखा पर स्थित बिंदु के एक तरफ बनता है। तो ये हो गई रेखा और ये हो गया बिंदु और इसके एक तरफ, यानी ये इसका मान लेते हैं यक्स है, यानी इसका और इसका योगफल 180 हो जाना चाहिए। इसी तरह हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं y। अब इसका और इसका योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। पहले यहाँ से निकालते हैं, 110 डिग्री प्लस यक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। चूंकि 110 डिग्री और x डिग्री सरल कोण है, सरल कोण है, तो सरल कोणों का योगफल 180 डिग्री। इसका मतलब 110 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम 110 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब घटा देंगे हम लोग तो 180 में 110 घटेगा तो लग रहा है कि 70 डिग्री आएगा, यानी इसकी वैल्यू 70 डिग्री हो गई। अब यहाँ से देख लेते हैं इसका, तो हो जाएगा 120 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब वो 120 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा y डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री।
ये इम्प्लाई करेगा y डिग्री बराबर 120 में से 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी ये आ गया 70, ये आ गया 60। अब हम यहाँ पे मिटा लेंगे या दूसरा त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम कोई भी z डिग्री मान लेते हैं। अब मैंने एक त्रिभुज के गुण में पहला गुण बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री का 180 डिग्री होता है, यानी 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस z डिग्री, या z डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों किया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये हो जाएगा z डिग्री प्लस 7 6 13 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 130 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा z डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब 180 में से 130 घटाएंगे तो आ जाएगा z डिग्री बराबर 50 डिग्री। तो इस तरह से हमारा कोण A जो है 50 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोण BAC बराबर 50 डिग्री। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बेसिकली लगता कैसे है हम ये बता रहे हैं। हमें केवल ऐसे फिगर से कर देना था कि अगर ये 110 है, 110 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाएगा, तो ये 70 जोड़ दे तो 180 हो जाएगा, ये 70 निकल जाएगा। अब 120 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाएगा, 120 में 60 डिग्री जोड़ दे तो 180 हो जाएगा। अब ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, 7 6 13 130 डिग्री। अब 130 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाएगा, 130 में 50 जोड़ दें 180 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आ सकता था 50 डिग्री, लेकिन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, ये मैंने करके आपको बताया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, जिसको नोट करना है वो नोट कर लें, बाकी लोग प्रैक्टिस करते रहें जिनको आता है। एक फिगर और बना रहे हैं हम लोग जो बहुत ही बढ़िया है। इसका नाम ABC और कोण A का अर्धक, कोण अर्धक यानी इस तरह से आएगी, इसका नाम है D। यहाँ 9 दिया है और ये 12 दिया है, और कोई दिया नहीं तो हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और ये दिया है पूरा लगा, ये x है और ये पूरा 7 है। ये होना नहीं चाहिए इतना लंबा, ठीक है जो भी दे दिया है। अब इसमें ये यानी BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है, और AB की लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया है, AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन सही नहीं दिया है, क्योंकि ये वाली BC भुजा सबसे लंबी है, तो हम इसको बदल लेते हैं, अपने ढंग से कर लेते हैं, क्योंकि BC जो है लग रही सबसे लंबी है, तो इसलिए हम इसे 15 कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। अब हमें x की वैल्यू बताना है। जब ये टोटल 15 हो गया और ये x हो गया, तो 15 में से x घटा देंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये हो गया 15 माइनस x। हाँ, अब देखते हैं, मैंने कहा था कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक कोण का कोणार्धक खींचा जाए तो कोणार्धक वाली रेखा त्रिभुज को निम्न अनुपातों में विभाजित करती है। उसे देख लेते हैं। ऐसे में हम लोगों ने पढ़ा है कि AB बटे AC, AB अपान AC
बराबर बी डी अपान डी सी, बी डी अपान डी सी। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितना दिया है, ए बी का 9 दिया है, 9 बटे ए सी का वैल्यू कितना दिया है 12, इक्वल टू अब बी डी 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स बटे ये डी सी एक्स दिया है। देखिए कैलकुलेशन केवल समझिए, जब इस तरह से आ जाए तो अगला हमारा स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 9 का x में गुणा करेंगे, 12 का इसमें करेंगे। तो पहले 9 का x में करेंगे तो 9x आएगा बराबर 12 ब्रैकेट में 15 माइनस x, यानी अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 9x बराबर 12 का 15 में गुणा करेंगे। तो इतनी जल्दी करेंगे कैसे, 12 पंजे 60 का 0, 12 के 12, 12 6 18, यानी हो जाएगा 180, 180 माइनस 12x। अब देखिए अब इसको इधर लाएंगे, 12x का पक्षांतर करेंगे तो 9x प्लस 12x बराबर हो जाएगा 180, 12 9 9 2 11 यानी 21x बराबर 180। अब x बराबर 180 बटे 21। अब यहाँ देख लेते हैं 180 बटे 21 भाग दे लीजिए, 180 या पहले काट लीजिए, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 छक्के 18, यानी 60 बटे 7। अब भाग देंगे 60 भागे 7, 7 7 4, 7 8 56, 56 ये आ जाएगा 4, दशमलव बढ़ाएंगे ये 40 हो गया, 7 25 35, फिर 5 आ गया, 7 7 49, 1 आ गया, 7 1 के 7, 3 आ गया। दशमलव के 3 अंक तक निकालते हैं, इसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 8.571 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 8.571 सेंटीमीटर, और 15 में से यही चीज़ घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 15 में से जैसे ये कहें 15 माइनस 8.571, अब घटाइए, ये हो गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए, 9 में 7 गए 2, यहाँ बचा 9, यहाँ हो गया 4 दशमलव, यहाँ 4 बचा है तो 14, 8 6 14, 6.429 हो जाएगा, 6.429। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में। कुछ भी नहीं है, केवल आपको अगर पिछला फार्मूला याद है, यानी किस त्रिभुज में किस तरह के फार्मूले लगते हैं, तो सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको मजबूत करना होगा। यहाँ हो जाएगा ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए हम पूरा क्वेश्चन बोल नहीं रहे हैं, हम केवल चित्रों के माध्यम से समझ के लगा रहे हैं, जबकि वो क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट में लिखा है, तो उसको हम लोग तुरंत फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं और कैसे हल होता है उसका हल बता रहे हैं। आपको भी यही करना है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन को पढ़ के पहले आपको समझना है कि फिगर किस तरह से बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जो बेसिक पढ़े हैं वो तुरंत ही समझ जाएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से है वो देख लीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है।
और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया है, अब इसका नाम रख दिया गया है पी क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ और रख दिया गया है, और क्यू पी ये 24 दे दिया गया है, और ये 6 दे दिया गया है, ये 8 दे दिया गया है, 6 दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है, और क्यू आर का मान बताना है, यानी क्यू आर यहाँ पे हमें पता करना है लेंथ ऑफ क्यू आर की लंबाई बतानी है। देखिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। आपको बताएं, इसमें दो समकोण त्रिभुज बने हैं और दोनों समकोण त्रिभुजों पे मैंने बताया है कि समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय को मैंने एक दिन समझाया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देख लेते हैं एक बार त्रिभुज पी ओ आर में, शेष त्रिभुज पी ओ आर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम से बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हो गया पी आर कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग हम लोग लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर, हाँ आधार का वर्ग ये हो गया आधार ओ आर का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब देखते हैं पी आर निकालना है, पी आर स्क्वायर बराबर ओ आर दिया है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस ओ पी दिया है ये 6 का स्क्वायर होगा, यानी पी आर स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर होगा 64 प्लस 36। अब देखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 100, विच इम्प्लाइज पी आर इक्वल टू होगा √100 और ये हो जाएगा 10, यानी ये लंबाई 10 हो गया, ये लंबाई 10 हो गया। अब इसको हम मिटाएंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे क्योंकि हमें अब निकाल लिए हैं 10। इसको नोट करिए तुरंत, हम या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डिलीट करते हैं। अब पुनः देखते हैं त्रिभुज क्यू पी आर, सिंस ट्रायंगल क्यू पी आर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। फिर समकोण त्रिभुज में एक ही तो प्रमेय लगता है, वो भी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बार बार हम बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पे कर्ण क्यू आर है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर, जो लंबा होगा वो आधार कर देते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर। अब देखते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू यानी 24 का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, पी आर का मतलब 10 का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 24 का होता है स्क्वायर 576 प्लस ये हो गया 100, 10 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये हो गया 676, विच इम्प्लाइज क्यू आर बराबर √676, 676 विच इम्प्लाइज क्यू आर बराबर ये हो जाएगा 26।
अच्छा, ये 26 हो गया। आपको लगता होगा कि इतनी जल्दी 26 लिख कैसे दिए, यानी सर रट के पढ़ा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी किया है उनके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको 1 से लेकर 23 तक का वर्ग याद होना चाहिए और उसका वर्गमूल याद होना चाहिए। इसके बाद 1 से लेकर 20 तक का घन याद होना चाहिए और उसका घनमूल कैसे निकलता है इसको पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। अब हम 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना टाइम लेंगे? कम से कम 2 मिनट लेंगे। ये टाइम बच रहा है। आपको ये बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस लेंदी मेथड का यूज नहीं करना है। डायरेक्ट कर देना है कि 24 का स्क्वायर तुरंत याद होना चाहिए कि 576 होता है। 576 में 100 जोड़ देंगे तो 676 हो जाता है, और 676 किसका स्क्वायर है? 26 का है, तो यहाँ 26 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन लगाना है आपको, इतना लंबा नहीं। हाँ, लेकिन आपको नहीं आता है तो हम बेसिक मेथड से पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहिए यही कि आप लोग एग्जाम में थोड़ा शॉर्टकट चलें, क्योंकि सफलता जो है शॉर्टकट से आती तो है, लेकिन बिना आप बेसिक समझे शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन को इक्का दुक्का हल कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे तब। जल्दबाजी में आप हड़बड़ी में हल करके तो आ जाएंगे, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती एग्जाम में मैंने 20 नंबर में से 19 नंबर सही किया है, और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो भी हड़बड़ी से। हड़बड़ी सबके अंदर आ जाती है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और एसएससी का एग्ज़ाम जो हम दे रहे थे, आपको बता दें 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते थे, और आधे घंटे में 45 क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते थे, जिसमें केवल 1-2 क्वेश्चन गलत होता था। तो आप ये ना सोचिए कि सर को मैथमेटिक्स आती नहीं, खूब आता है, खूब मेहनत किया है, हमने भरपूर पढ़ाई की है, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती है। तो आप भी करिए, तभी सफल होंगे। बिना पढ़े इस संसार में कोई नहीं सफल होता। सबकी बात छोड़ दीजिए कौन कैसे सफल हो रहा है, लेकिन आप बिना पढ़े सफल नहीं हो सकते हैं। सफल होने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, मेहनत शुरू कर देना होगा, और आपको चाहिए कि आप एक अपना पूरा दिन का एक दिनचर्या लिख डालिए। यानी कल क्या करना है, शाम को ही बैठ के एक डायरी पे लिख लीजिए कि कल इतने घंटे हमें पढ़ लेना है और इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी करता है तो उसको 1 साल के अंदर अगर भर्ती आ गई, सरकार आप पे मेहरबान हो गया और एक भर्ती आ गई, तो उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे, कोई भी नहीं रोक सकता है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, 2 क्वेश्चन देखेंगे, एक नहीं, और दोनों में हम लोग तुलना करेंगे। दोनों एक जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम कैसे लगाएं। तो आपको बता दें, इसके आगे वाला जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे या टॉपिक पढ़ाएंगे उसका नाम होगा वृत्त। वृत्त से हम जोड़ के भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो हम परिकेंद्र में पढ़ा चुके हैं और अंतःकेंद्र भी पढ़ा चुके हैं। परिकेंद्र और अंतःकेंद्र पे कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम बताएंगे और उनमें तुलना बताएंगे। तो देख लीजिए ये वाला, इसके बाद फिर हम लोग ये समाप्त करते हैं। ABC ये एक त्रिभुज है, और PQR। तो एक हम बताए थे परिकेंद्र और एक होता है अंतःकेंद्र। ध्यान से सुनिए, पिछले वीडियो में हम लोग परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ से भरपूर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो हम इसको अंतःकेंद्र बना देते हैं, इसको परिकेंद्र। अंतःकेंद्र में होता क्या था कि शीर्ष कोणों के अर्धक खींचे जाते थे, और शीर्ष कोणों के अर्धक जिस बिंदु पे मिलते थे उस संगामी बिंदु को हम लोग अंतःकेंद्र कहते थे। और परिकेंद्र में क्या होता था कि त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक खींचते थे,
त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक खींचते थे और इनके लंबार्धक जिस जगह पे मिलते थे उसे संगामी बिंदु कहते थे और इन्हीं संगमन बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते थे। तो सबसे पहले अंतःकेंद्र देखें। तो अंतःकेंद्र इसका अर्धक ये हो गया। अंतःकेंद्र हम केवल दो ही कोण का अर्धक खींच के निकाल सकते हैं। जैसे इसका अर्धक इस पे गया, यहाँ गया और इसका यहाँ, और ये काट दिए। और जिस बिंदु पे काटते हैं आई, इसे आई से डिनोट करते हैं। आई से कहाँ डिनोट करते हैं? क्योंकि ये अंतःकेंद्र है और अंतःकेंद्र की इंग्लिश जो होता है इन सेंटर, इसलिए हम लोग आई से। अंतःकेंद्र में एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं और वृत्त कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से लेकर एक ऐसा वृत्त बनाते हैं जो सभी तीनों भुजाओं को टच करता है और इस तरह से अंतःवृत्त हो गया। इसको अंतःवृत्त कह लेते हैं। और यहाँ पे भुजाओं के लंबार्धक होते हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये भुजाओं के लंबार्धक है। ये हो गया परिकेंद्र। परिकेंद्र में क्या होता है, एक से इसकी दूरी ले लेते हैं और बाहर वृत्त खींचते हैं। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया चीज बन गया है। अब देखिए यहाँ पे भी हम इसको मिला देते हैं, ठीक। और इसका नाम ओ रख देते हैं, सी रखते हैं। सर्कम सेंटर होता है लेकिन सी दो बार हो जाता है, इसलिए हम इसको ओ रखते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अगर हमारा ये दिया हो 80 डिग्री, यानी कोण ए का मान 80 डिग्री दिया हो, तो कोण BIC का मान कितना होगा? और इसका मान अगर 70 डिग्री दिया हो तो कोण QOR का मान क्या होता है? दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ये अंतःकेंद्र है क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है, अंतःवृत्त कहते हैं। अंतःवृत्त यानी जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बने तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं और जब त्रिभुज के बाहर बने उसे परवृत्त कहते हैं। तो इसका केंद्र जो होता है अंतःकेंद्र कहलाता है, इसका केंद्र जो होता है परिकेंद्र कहलाता है। अब देखिए, अब हम दोनों देखेंगे। कोण QOR का मान कितना होगा और फिर इसका देखेंगे कोण BIC का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि परिकेंद्र पे कोण कितना बन रहा है, यहाँ कह रहा है कि अंतःकेंद्र पे कोण कितना बन रहा है। तो ठीक है, अब देख लीजिए परिकेंद्र वाला एक थ्योरम है मेरे पास, जबकि मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन परिकेंद्र को बता दिया है, तो आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण का आधा होता है, शीर्ष कोण का दूना होता है, शीर्ष कोण का दूना होता है। किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण का जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पे 70 दिया है, यहाँ पे 70 दिया है, तो इसका 2 गुना, यहाँ 2 गुणे 70 बनेगा, 2 गुणे 70। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 70 डिग्री, यानी हो जाएगा 140 डिग्री। यानी परिकेंद्र पे जो एंगल बनेगा 140 डिग्री बनेगा। लेकिन अंतःकेंद्र की क्या बात हुई थी कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकेंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण के आधे से 90 डिग्री अधिक होता है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था अंतःकेंद्र पे यानी BIC पे 90 डिग्री प्लस A/2 कोण A/2। मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, ये हम लोग इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 90 डिग्री हो गया प्लस A की वैल्यू है 80 डिग्री। अब देख लीजिए 9 8 17 170 डिग्री।
यानी BIC यहाँ पे जो कोण बन रहा है 170 डिग्री। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी परिकेंद्र देखिए तो शीर्ष कोण का डबल कर दीजिए। जब परिकेंद्र देखेंगे शीर्ष कोण का डबल कर दीजिए। अंतःकेंद्र देखेंगे तो शीर्ष कोण का आधा ले लीजिए और उसी में 90 डिग्री जोड़ दीजिए। इस तरह से आपको परिकेंद्र और अंतःकेंद्र का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। अब हम आपको बताते हैं कि अगला वीडियो बहुत ही रोमांचक रहने वाला है और आपको बताएंगे वृत्त, जिसको कुछ भी ना आता हो वृत्त के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से समझाया जाएगा। फिर अगले वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आप आ जाइएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।